हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने, आज जिस तरह संडे है तो आज मैं एमसीक्यू सीरीज आपके सामने लेके आया हूं। और एमसीक्यू सीरीज ये टॉपिक होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आप देखते हैं। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, दैट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं बताऊं, इस लेक्चर को अगर आपने एंड तक देख लिया, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर आपने एंड तक देख लिया तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर से ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप चाहते हो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के क्वेश्चन आपको बन जाए, तो इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के एमसीक्यू सीरीज हैं और किस तरह आपको आंसर्स देने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है। दैट इज सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक बुक है, इसको लिखा किसने है? सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय। ओके, देयर आर 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन। देखिए, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है, बट यहाँ पर मैं सारे ऑप्शंस नहीं रीड करूंगा, वरना आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। एकदम करेक्ट आंसर की ओर मूव करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक है, दैट इज सत्यार्थ प्रकाश। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, जिसको अगर इंग्लिश में बोला जाए द लाइट ऑफ ट्रुथ, ठीक है, ये एक मास्टरपीस है दैट हैज बीन बाय हुम, ऑफ मास्टरपीस ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1875 में लिखी गई थी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर, सत्यार्थ प्रकाश कभी भी क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती लगाना है। स्वामी दयानंद सरस्वती अगर नाम सुनते हो आप, तो आपके दिमाग में आर्य समाज जरूर आता होगा। बिल्कुल, आर्य समाज के फाउंडर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था? अब देखिए, अगेन यहां पर आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज, ऐसे 4 समाज लिखे हुए हैं। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट को सपोर्ट करना। शुद्धि मूवमेंट में बताऊं, जैसे जो लोग क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, जो लोग हिंदू थे इसमें कन्वर्ट हो गए थे, उनको वापस हिंदुज्म में लाना, उसी को हम कह रहे हैं शुद्धि मूवमेंट। ओके, इसको सपोर्ट किसने किया था, क्वेश्चन ये है। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। अभी मैंने आपको बताया था आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। रिमेंबर, तो शुद्धि मूवमेंट बता देता हूं, स्टार्ट किया गया था बाय आर्य समाज फाउंडर दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 इन बॉम्बे। ओके, एजेंडा क्या था? जो लोग कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, उनको वापस हिंदू में लाना, हिंदुज्म में लाना। ओके, दैट वाज शुद्धि मूवमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड, ये कोट किसने कहा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अगर ये क्वेश्चन आपको बन जाए तो मार्क्स बड़े अच्छे स्कोर होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम लोग सॉल्व कर पाते हैं। बड़ा ही स्टैटिक क्वेश्चन है। कोट क्या है? गुड गवर्नमेंट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, रिमेंबर, गुड गवर्नमेंट जो है उसको आप सब्सटीट्यूट नहीं मान सकते। याद रखिए, गुड गवर्नमेंट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये कोट किसने कहा है? डायरेक्टली क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं। अब आप कहेंगे सर इन सबको डिटेल में, इन सबको देखो, इसी ये हिस्ट्री पार्ट इज ऑल अबाउट लर्निंग, आप कितना याद कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला इस लेक्चर को एंड तक देखोगे ना, तो इसके बाद सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको बन जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस कर दूंगा मैं यहाँ पर। ओके, तो ये किसने कहा था? आपके सामने लोकमान्य तिलक है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती या रविन्द्रनाथ टैगोर है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीधे आप करेक्ट आंसर याद करें ज्यादा बेटर है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी आप देख रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैंने बताया आर्य समाज के फाउंडर, शुद्धि मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो याद रखिए, दयानंद सरस्वती वाज क्लियरली व्यू दैट गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। याद रखिएगा, आर्य समाज कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ऑफ कोर्स नेशनलिज्म की फीलिंग तो डेवलप करती थी, बट इट वाज नेवर अ पॉलिटिकल बॉडी। ओके, नेशनलिज्म के सेंटीमेंट को बढ़ाने में जरूर काम किया है आर्य समाज ने। ओके, तो ये कोड किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के फाउंडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड अंडर शारदा एक्ट। ये पूछा जाता है, शारदा एक्ट किस ईयर में आया था? मैं आपको आंसर देता हूं, 1929 में शारदा एक्ट आया था। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गर्ल्स लिख दीजिएगा और यहाँ बॉयज लिख देना। ठीक है, तो पूछा गया शारदा एक्ट में मिनिमम एज शादी की फॉर गर्ल्स और बॉयज क्या थी? ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब शारदा एक्ट मैंने आपको बता दिया 1929 में आया था। ठीक है, पूछा कि बॉयज़ की 12, 16, 14, सॉरी पहले यहाँ गर्ल्स आएगा। ठीक है, बॉयज़ लिख दिया मैंने, यहाँ गर्ल्स लिख दो, यहाँ बॉयज़ लिख दो। ठीक है, आपको एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है मिनिमम एज
क्या थी शादी की मैरिजेबल एज? ओके, जो नहीं पढ़ा हुआ है मैं आपको बताया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 14 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 18 ईयर्स फॉर बॉयज। ओके, तो ये आपको याद रखना। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 18 साल लड़कियों की है और 21 साल लड़कों की है, और डिबेट चल रहा है कि दोनों की ही 21 साल कर देनी चाहिए। ओके, बिल्कुल कर देनी चाहिए, इस पर गवर्नमेंट भी फोकस करी, बट शारदा एक्ट जो 1929 में आया था उस टाइम पे मिनिमम मैरिजेबल एज दैट इज 14 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज थी। ओके, तो ये आपका रखा 1929 का एक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के जो पर्सन रहे होंगे उनको बुलाएगा कि इनको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करो, सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे तुलसीदास लिख दिया मैंने, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। अब इनको कहा जाएगा अरेंज करो, तो अरेंज में देखो ऑप्शन पढ़ रहे होगे आप तो एक चीज़ तो समझ में आया सर, तुलसीदास इन सब से तो पहले आए हैं, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। गेस कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो बिल्कुल सही है। तो 1 अगर सबसे पहले है तो ये दोनों ऑप्शन तो सीधे कट जाते हैं, यू गेट इनटू ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। अब देखिए दोनों में ही 2 सेकेंड है, मतलब राजा राम मोहन रॉय, बिल्कुल ठीक है। मैं बता देता हूँ ये 16th सेंचुरी की बात है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय 17th सेंचुरी की बात है, और विवेकानंद और दयानंद सरस्वती दोनों ही 18th सेंचुरी के हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती पहले हैं, उसके बाद स्वामी विवेकानंद है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, 1 2 फिर 4 फिर लास्ट में 3। देखिए मैं यहाँ पर मैंने पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिख रखा है, देख सकते हैं दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 एडी है, जबकि विवेकानंद 1863 से 1902 एडी है। तो ये आपको अरेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको करेक्ट आंसर गेस करना है। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक वे ये भी है पूछने का कि देखिए यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन में किसी चीज़ों के नाम लिखे और आपको बोला उसको मैच करना है, देखते हैं क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों? 1 2 भी मैच कर लोगे तो आंसर बन जाएगा। जैसे लिखा है प्रार्थना समाज, ठीक है। सेकेंड है यंग इंडिया, तो आई थिंक प्रार्थना समाज सबको पता होगा, अगर किसके फाउंडर हैं प्रार्थना समाज के, ये अगर आप गेस कर ले तो आप करेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। तो आत्माराम पांडुरंग जो है, याद रखिएगा, वो इसके फाउंडर हैं प्रार्थना समाज के। तो देखिए पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन कट गया, क्योंकि बी और सी में ही पहला आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। सेकंड यंग इंडिया आपको पता हो बड़ी इंपॉर्टेंट वीकली थी, ओके। ये बाय किसने लिखी थी इसको, कौन लिखता था इसको? लिखते थे दैट इज महात्मा गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी कट गया, करेक्ट आंसर बी हो गया। तो देखिए जरूरी नहीं कि आपको सारे याद होंगे तभी आप मार्क कर पाओगे, ठीक है। अब लोकहितवादी जो दैट इज लोकहितवादी जो है उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख, ओके। सत्यशोधक समाज वेरी फेमस ज्योतिबा फूले, ओके। और लास्ट में आप देखेंगे रहमुनाई मजदयान सभा, ठीक है। ये एक पारसी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, मैं बताऊं, ठीक है। तो नरोजी फुरदोंजी जो थे इसके फाउंडर थे, ओके। तो ये इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। तो वही मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप सब याद करो, ऐसे करके भी आंसर निकाला सकता है। वैसे सबकी डिटेल्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। प्रार्थना समाज 1867 में फॉर्म हुई थी, ओके, जिसको मैंने अभी बताया आपको, दैट इज आत्माराम पांडुरंग जो है उन्होंने इसको फॉर्म किया था, ठीक है। यंग इंडिया एक वीकली पेपर था, ठीक है, जो इंग्लिश में पब्लिश होता था बाय महात्मा गांधी, ओके। ऐसे ही मैंने बाकी भी यहाँ पर लिख दिया, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सीधा क्वेश्चन है कि भाई कौन फाउंडर है देव समाज का? अब ये डिफिकल्ट हो जाता है, ब्रह्मो समाज तो सुना है, ठीक है, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय फाउंडर है। अब ये देव समाज का कौन फाउंडर है, ठीक है। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस, ओके। अब इसमें से ऑप्शन आपको बताना है। सुने होंगे आपने वल्लभ भाई पटेल पढ़ा होगा, कहीं सुना आपने देव समाज वगैरह? नहीं। तो याद है करेक्ट आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री। कुछ चीज़ें फैक्चुअल आपको याद रखनी पड़ेगी। देव समाज के मैंने डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दिए मैंने, याद रखिएगा। देव समाज एक जो मैं बताऊँ, अग्निहोत्री जी जो हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री, ये भी ब्रह्मो समाज के ही एक तरीके से फॉलोअर थे, ओके। और ये भी एक रिफॉर्म मूवमेंट है, रिलीजियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है देव समाज, जो 1887 में लाहौर में फॉर्म की गई थी बाय पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, ओके। चलिए, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, कुछ स्टैटिक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, इनमें से कौन सा ऑथर है गुलामगिरी का? देखो मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, गुलामगिरी का ऑथर कौन है, क्वेश्चन देखते ही करेक्ट आंसर मार्क कर देना। इस पर ज़्यादा डिस्कस मत करने बैठ जाना क्या है, क्योंकि ये बहुत ईजी है, मैं बार बार बता चुका हूँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। और दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन ऑफ एवरी एग्जाम, गुलामगिरी, याद रखिएगा। और ज्योतिबा फूले की बात करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, जो कि 1873 में फॉर्म किया गया था, जिसका एजेंडा था जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको अपलिफ्ट करने के लिए। और ही वॉज ऑल्सो रोट अ बुक जिसे कहते हैं गुलामगिरी, जो 1872 में लिखी गई थी बाय हुम, ज्योतिबा फूले, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
हु वॉज नोन एज बाय द निक नेम लोकहितवादी। ओके, देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले लोकहितवादी का क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो देखिए क्वेश्चन देखिए कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि भाई ये किसका नाम है, लोकहितवादी जो है वो किसे कहते थे हम, कि किसका निक नेम है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, अब इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ज्योतिबा फूले तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एमजी रनाडे ये भी नहीं है, ओके। बाल गंगाधर तिलक ये भी नहीं है। अभी मैंने बताया था गोपाल हरि देशमुख, याद रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और सीधे बना लोगे तो आपको सीधे मार्क्स मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर गोपाल हरि देशमुख। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। इन विच ईयर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वॉज पास्ड। तो ये डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, सीधा कोई एक्ट पूछा, बोला किस ईयर में पास हुआ है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट बताऊं तो याद रखिएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक मिनिमम एज होती है, एज ऑफ जिसमें कंसेंट दिया जाता है, उस एज ऑफ कंसेंट एक्ट उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो वो एक्ट कब पास हुआ, ये बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। 1856 में, 1891 में, 1881 में, 1905 में। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हो, नहीं पढ़ा होगा तो गेस कर सकते हो, मेरे मानना है। 1881 तो नहीं लग रहा, 1856 भी नहीं लग रहा, ओके, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ, इसलिए करेक्ट आंसर बी है, दैट इज 1891। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं 1891 एक्ट की, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, किन्होंने सपोर्ट किया था, किसकी वजह से ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, याद रखिएगा भैराम जी एम मालाबारी जो है, इनकी वजह से ही, एक तरीके से पारसी सोशल रिफॉर्मर थे जिनकी वजह से ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखिए 1891 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 11th। एक वे ये भी आ रहा है क्वेश्चन का, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देंगे, किसी एक पर्सन के बारे में पूछेंगे, किस पर्सन की बात हो रही है। तो अब इतना बड़ा आप पढ़ो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं कि वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट उनके प्रिंसिपल थे। ओके, वो रिलाइड करते थे लेजिस्लेशन की, भाई सोशल इल्स जो हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, याद रखिए जैसे चाइल्ड मैरिज है, पर्दा सिस्टम, इन सबको इरेडिकेट करना चाहिए। ये एंकरेज करते थे सोशल प्रॉब्लम्स, याद रखिए टू एंकरेज कंसिडरेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स को किस तरह दूर किया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फॉर्म की थी, जो कि पैरेलली आप कह सकते हो जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसी के अलॉन्ग साइड ये भी चल रही थी। अब बताइए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई थिंक जो आपको बनता है वो आप मार्क करो, ठीक है। अब इसमें इतना बड़ा पढ़ा जाए तो मेरे को ये जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है ये याद है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है, याद रखिएगा इसको फॉर्म की थी एमजी रनाडे ने। ओके, ये पता है। तो देखिए यहां से अगर मैं ऑप्शन में गेस करूं तो मैं तो सी में जाऊंगा, एमजी रनाडे। ओके, दैट इज महादेव गोविंद रनाडे। ओके, तो दिस द करेक्ट आंसर इज सी ओनली, रिमेंबर। तो कभी कभी जरूरी नहीं पूरा पैराग्राफ पढ़ो, कभी कभी आपको एक पॉइंट से ही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज एमजी रनाडे, देख सकते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में फॉर्म की गई थी बाय एमजी रनाडे। ओके, चलिए बाकी आप डिटेल्स पढ़ सकते हो, बट बेसिक मैंने आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कौन सा इनमें से फॉलोइंग है जिसने फर्स्ट यूज किया था वर्ड स्वराज और एक्सेप्ट किया हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। याद रखिए स्वराज को पहली बार एक्सेप्ट किया और हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट की। हु वाज द पर्सन? ऑप्शंस हैं, राजा राममोहन रॉय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है या बाल गंगाधर तिलक है। ओके, अब आपको करेक्ट आंसर बताना है। दिस अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन। ओके, इसमें मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा, इसमें आप गलत ना याद करें। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और बी कौन है जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। ही वॉज द फाउंडर ऑफ व्हाट? दैट इज आर्य समाज। अभी आर्य समाज की मैंने बात की थी। ओके, याद रखिएगा ही वॉज द फर्स्ट टू यूज स्वराज एंड डिक्लेयर हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। ओके, ये फॉरेन प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करने की बात करते थे, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के नेशनल मूवमेंट्स में इनकी बातों को भी एक्सेप्ट किया गया, यही आगे लोगों ने भी फॉर्म किया ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए हम सती एक्ट तो बार बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमको याद भी हो गया 1829 में सती एक्ट आया था। बट क्वेश्चन है व्हाट डिड द एक्ट, ये 5 है, और 1843 मेक इलीगल। 1843 का जो एक्ट था, 1843 में जो एक्ट आया उसे किस चीज़ को इलीगल बनाया था देश में? ऑप्शन है चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड, सती या स्लेवरी। अब सती का तो पढ़ा हुआ 1829, तो ये तो गलत नहीं हो सकता। अब ए बी डी है, अब इनमें से करेक्ट आंसर मार्क करना है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसमें याद रखिएगा 1843 में उस टाइम पे मैं बता देता हूँ आपको वॉइसरॉय भी कौन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, स्लेवरी को इलीगल कर दिया गया था। और उस टाइम पे आप देखेंगे देश के जो गवर्नर, आप देखें गवर्नर जनरल जो थे, क्योंकि 1857 के बाद हम उनको वॉइसरॉय कहते थे, ये 1857 की पहले की बात है। तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबर्ग, याद रखिएगा। इन्हीं के टाइम पर ये 1843 के एक्ट से रिमेंबर स्लेवरी को इलीगल कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग द नेटिव मैरिज एक्ट 1872। याद रखिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बार ये लेक्चर देख लिया पूरा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। सो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में किसका रोल था जिसकी वजह से ये पास हुआ?
नेटिव मैरिज एक्ट 4 देखिए, मिनिमम एज दैट इज फॉर गर्ल्स एज थी 14 ईयर्स और बॉयज़ के लिए एज थी 18 ईयर्स। ओके, तो किसके रोल की वजह से ये एक्ट जो है वो पास हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, विद्यासागर हैं, केशव चंद्र सेन हैं, चंद्रदास है। मैं यहाँ पर सीधा आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, दैट इज केशव चंद्र सेन, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर है केशव चंद्र सेन, जिसकी वजह से नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ था, जहां मैंने बताया मिनिमम एज एक तरह की सेट की गई थी। तो केशव चंद्र सेन हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग द नेटिव मैरिज एक्ट इन 1872, जिसमें मिनिमम एज गर्ल्स की और बॉयज़ की फिक्स की गई थी फॉर मैरिज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जहां 1, 2, 3 ऐसे ऑप्शंस आते हैं, मेरा मानना है वो इजी क्वेश्चन होते हैं। कैसे? जैसे लिखा आर्य समाज वॉज फॉर्म्ड इन 1835। अरे 1835 में थोड़ी ना आर्य समाज फॉर्म हुआ था। ओके, ये तो मुझे पता है, अब कब फॉर्म हुआ था आप चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वैसे तो मैंने आंसर्स में डिटेल लिख रखी है, पर 1835 में फॉर्म नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाला लाजपत राय ने अपोज किया था आर्य समाज को। ठीक है, तो मैं बताऊं अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज। अरे भाई वो तो वन ऑफ द मेंबर थे आर्य समाज के, और वो अपोज तो कर ही नहीं सकते, मेंबर थे तो अपोज तो होगा ही नहीं। तो 1 और 2 तो देखो मुझे गलत लग रहा है। 1 और 2 अगर गलत है तो देखिए मेरा सही आंसर आ गया डी, मतलब 3 और 4 जो था वो सही दिया हुआ है। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज कैंपेन वुमेन्स एजुकेशन के लिए वर्क किया। विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज फॉर्म किया था फॉर हेल्प रिफ्यूजीज। बिल्कुल दोनों सही होंगे, 1, 2 तो मुझे टोटली गलत लग रहा है। तो करेक्ट आंसर दैट इज डी, 3 एंड 4। तो देख सकते हैं आर्य समाज 1875 में बॉम्बे में फॉर्म किया था बाय दयानंद सरस्वती, और वहां पे डेट 1835 लिखी हुई थी। तो देखिए ऐसे आपको याद होंगे तो चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं। और लाला लाजपत राय मैंने ही बताया आर्य समाज के मेंबर थे, तो वो तो अपील, वो अपोज क्यों करेंगे आर्य समाज की बातों को? ठीक है, ये आप ऐसे गेस कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया 1856 में कौन सा एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1856? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं। 1856 में कौन सा एक्ट पास हुआ? अब इसमें से बताओ, हिंदू रीमैरिज एक्ट की तो मुझे पता है 1856, 3 तो है मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, 3 है तो ये नहीं हो सकता, मतलब 3 तो है, 4 और 1 में से कोई एक ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या 4 और 1 में से करेक्ट आंसर है, ये तो नहीं हो। सती प्रोहिबिशन एक्ट तो सबको पता है 1829 पे। ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, डलहौजी की अगर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पढ़ा हुआ है 1848 में आई थी, याद रखिएगा 1848 में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट होगा रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1 एंड 3, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। कुछ ऑप्शंस आपको पता हो वहां से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर द गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज? दिस इज वेरी फेमस। विडो रीमैरिज को लीगलाइज, क्योंकि 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था, किसकी मेहनत की वजह से, किसका इंपॉर्टेंट रोल रहा? और दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा था विडो रीमैरिज पे, और करेक्ट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनकी वजह से हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वॉज पास्ड। ओके, चलिए, और एक और बात, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा था, ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है। इससे पूछा गया गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो उन्होंने क्या बोला, ये पढ़िए। उन्होंने बोला आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस अर्थ। रिमेंबर, तो उन्होंने गॉड के बारे में कहा था। दिस इज वेरी फेमस कोटेशन, एग्जाम में कभी कभी कोटेशन पूछ भी लेते हैं। ये कोटेशन किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी एक वे है पूछने का। ऑर्गेनाइजेशन लिख देंगे, यहाँ पर्सन लिख देंगे, कहेंगे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। जैसे कि यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, HV देरोजियो, ओके, HV देरोजियो पढ़ा होगा, यंग बंगाल मूवमेंट बिल्कुल सही है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट सही है। ओके, UPA दैट इज यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान, ये भी सही है। बहिष्कृत हितकानी सभा ज्योतिबा फुले नहीं है। इनका करेक्ट आंसर जो है दैट इज BR अम्बेडकर। तो ये जो है वो करेक्टली मैच नहीं थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, बिकॉज इट इज इनकरेक्टली मैच्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? अगेन करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? देखिए अगेन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लिखी, प्रार्थना समाज, आत्मारंग पादुरंग, अभी मैंने बताया ये तो करेक्ट है। ठीक है, अगला है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन, ये भी करेक्ट है ना। अब बी और डी है, बी पढ़ लेते हैं, आत्म सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं। आत्म सभा 1815 में फॉर्म हुई थी बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रिमेंबर, सॉरी बाय राजा राम मोहन रॉय, रिमेंबर। तो ये जो है रॉन्ग था, इसमें रॉन्ग पूछा था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
डी मुझे नहीं भी पता था बट स्टिल सही होगा क्योंकि बी मुझे पता है रॉन्ग है। आत्मीय सभा 1815 में फॉर्म की थी राजा राम मोहन रॉय ने, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मैच्ड है। देखो जिस वे में क्वेश्चन पूछे वो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप सीधे एक आंसर सही बनाए। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय सही है, ठीक है। तत्बोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, चलिए देखते हैं। सत्यशोधक याद है देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब देखिए सॉरी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, नहीं ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने फॉर्म किया था, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया नहीं। इसे पूछा करेक्टली मैच, सारे इनकरेक्ट हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर, बाकी तीनों ही रॉन्गली मैच्ड हैं, ठीक है। तो ये वे है पूछने का। अब आप सोचें सर टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन के बाद एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए एंड तक जरूर देखना है इस लेक्चर को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में याद है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको हम गुरु ऑफ गांधी, याद रखिए गुरु ऑफ गांधी थे गोपाल कृष्ण गोखले, ओके, उन्होंने फॉर्म किया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगेन एक कोटेशन है, बोला गया है ये कोटेशन किसने कहा, if God were to tolerate untouchability, okay, I would not recognize him as God at all। अगर God untouchability को फेवर करता है तो मैं God को ही रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। अब untouchability बोला है, untouchability सुनते ही कुछ लोग लगा रहे होंगे सर ये तो कोट होगा B.R. अम्बेडकर का, क्योंकि untouchability पे बड़ा उन्होंने वर्क किया हुआ है, बट नहीं, ये क्वेश्चन ही मैं इसलिए लेके आया क्योंकि 1 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बहुत लोग इसका करेक्ट 1 लगाएंगे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। ओके रिमेंबर, तो याद रखिएगा ये कोट जिसने कहा है दैट इज बाल गंगाधर तिलक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोला गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है देख लेते हैं। ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, मोनोथिज्म मतलब होता है सिंगल गॉड की पूजा करना, बिल्कुल ये भी कहते थे भगवान एक है, सिंगल गॉड है, मल्टीपल गॉड्स याद रखिएगा, सॉरी फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इनमें से आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, ठीक है, पहला कोट है, ठीक है। सेकंड है आर्य समाज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है, आर्य समाज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में वर्क करा होगा। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, ये तो बिल्कुल सही है, स्वामी विवेकानंद ने क्या फाउंड किया था, दैट इज रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट आता है दैट इज ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ब्रह्मो समाज ने मोनोथिज्म को क्या किया था, सपोर्ट किया था, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूं आपको कि एक ही भगवान है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और सबको उसकी पूजा करनी चाहिए, कि सबके मल्टीपल गॉड्स होते हैं, ठीक है, और सब अलग अलग अपना पूजा कर सकते हैं, तो क्या सिंगल गॉड की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं बार बार बोल के। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है। यहाँ ब्रह्मो समाज ने सपोर्ट किया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर ट्रू, रिमेंबर, बट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मोनोथिज्म का मतलब जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दियोबंद मूवमेंट इन यूपी, ठीक है, दियोबंद मूवमेंट इन यूपी जो है ये कब स्टार्ट हुई थी, एक तरीके से इस्लामिक रूल को प्रमोट करने के लिए ये मूवमेंट थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट थी, ओके, ये यूपी में सारंगपुर में बात करूँ वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। इसका करेक्ट आंसर दैट इज 1866 AD, ठीक है। तो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़िएगा इसके बारे में। दियोबंद मूवमेंट सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से 1866 AD में स्टार्ट की गई थी, जो इस्लामिक रूल को प्रमोट करने की बात करती है। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, किसको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहते हैं, मॉडर्न मैन भी कहते हैं इसको इंडिया का, हिंट दे रहा हूं आपको, ही इज वेरी फेमस, ही इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑल्सो, यस द करेक्ट आंसर राजा राम मोहन रॉय। अगर राजा राम मोहन रॉय की बात करूं तो याद रखिएगा इन्हें प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म भी कहते हैं, इन्हें फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ओके। इनको जो राजा का टाइटल है ये याद रखिएगा, लेटर मुगल किंग के जो रूलर थे जिनका नाम था अकबर सेकेंड, उन्होंने 1830 में इनको एक राजा का टाइटल दिया था, ओके। और इनकी समाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ पर है, ओके, वो याद रखना ब्रिस्टल इंग्लैंड में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि है। क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी जो मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सोसाइटी, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय ने पहली सोसाइटी क्या फॉर्म की थी, ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्मा सभा, तद्बोधनी सभा, ओके। अब कुछ लोग क्वेश्चन देखते हुए करेंगे सर वो 1828 में हमने पढ़ा है कि ब्रह्मो समाज फॉर्म किया था, वही होगा करेक्ट आंसर, ये जल्दबाजी में लोग लगाएंगे, ए जो आंसर है वो जल्दबाजी में लगाया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आत्मीय सभा, 1815 में फॉर्म किया था इसको राजा राम मोहन रॉय ने, तो पहली है, ठीक है। तो याद रखिए 1815 राजा राम मोहन रॉय ने
फॉर्म किया था, दैट इज आत्मीय सभा। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, आदि ब्रह्म समाज। ओके, आदि ब्रह्म समाज, इसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, राजा राममोहन रॉय इसके फाउंडर नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। रिमेंबर, ठीक है, तो फाउंडर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आदि ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आ रहे हैं आजकल। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से पूछा गया है जो राजा राममोहन रॉय हैं वो किसका सपोर्ट, प्रोटेस्ट नहीं करते थे। ठीक है, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, सती सिस्टम इसके भी अगेंस्ट है, आइडल्ट्री मूर्ति पूजा बिल्कुल उसके भी अगेंस्ट है, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन तो प्रमोट करने की बात करते थे, तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अगेंस्ट वो नहीं थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अगेन क्वेश्चन बताना है आपको ब्रह्मो समाज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इट अपोज आइडल्ट्री, क्या उन्होंने मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में थे? बिल्कुल थे, वो कहते थे मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं, ही पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफेलिबल। ओके, मतलब वेदास की पॉपुलराइज कर रहे हैं, वो वेदास को बेटर बता रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं था, वो तो इसके वेदास के अगेंस्ट थे, ऐसा नहीं कहते थे वेदास इज आर इनफेलिबल, ये बिल्कुल नहीं कहते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है रॉन्ग। ओके, थर्ड, इनफेलिबल एक पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा, जिसको नहीं पता इनफेलिबल एक पॉजिटिव वर्ड है, वेदास को मतलब सुपीरियर बताने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, वैसा नहीं सोचते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो कट गया। अब बचा 1 और 2 या 1, 2 पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, इट डिनाइड द नीड ऑफ प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई प्रीस्टली क्लास को ही बुलाया जाए, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ब्रह्मो समाज फेवर करती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज 1 एंड 2। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन। ठीक है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन 1893, ठीक है, किसने रिप्रेजेंट किया था? दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या राजा राममोहन रॉय? ओके, तो याद रखिएगा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो, सुनते ही स्वामी विवेकानंद का आंसर आपको मार्क करना है। स्वामी विवेकानंद इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सारे स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया है। और स्वामी विवेकानंद की मैं बात करूं तो 2 पॉइंट और याद रखना। रामकृष्ण मिशन को 1897 में इन्होंने फॉर्म किया था। ओके, और ये राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सारे वर्क हैं किसके? स्वामी विवेकानंद के। ओके, तो क्वेश्चन भी पूछा था ये वर्क किसके हैं, तो आंसर है स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को शिकागो में जो था 1893 में। और लास्ट क्वेश्चन आज का, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। ओके, तो बता दूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, राजा राममोहन रॉय नहीं है, क्योंकि बता चुका है, तो मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कह रहे हो इसको आप। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के फाउंडर, जिन्होंने एक बड़ा फेमस कोट कहा था, लेट गो बैक, याद रखिएगा, लेट गो बैक टू द वेदास। ओके, आर्य समाज के फाउंडर हैं। 1875 में आर्य समाज फॉर्म किया था स्वामी दयानंद सरस्वती में, जिनको आप मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहते हो। ओके, यहां तक अगर आपने लेक्चर देख लिया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं। ओके, तो ये थे पूरे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के क्वेश्चंस। ओके, यहीं से क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, देख सकते हैं किस तरह ने सारे एंगल को कवर किया हुआ है इसमें, और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो गए हैं। ओके, इस तरह की एमसीक्यू सीरीज चलती रहें, और ऐसे लेक्चर्स में फ्री में प्रोवाइड जो करता रहता हूँ वो मिलता रहे। ओके, उसके लिए आपको करना क्या है, अगर करना क्या है मतलब इट्स नॉट कंपलसरी। अगर आप इफ़ यू वांट टू डोनेट अस, ये हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, अगर आप करना चाहते हैं चैनल को तो आप कर सकते हैं। वॉलंटरली 1 रुपये से लेकर आप जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ हो रही है, आपको हेल्प मिल रही है अपने एग्जाम में, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जस्ट एक वॉलंटरली है। ठीक है, उसके बाद आगे बताऊँ, हम अपने नोट्स के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री था, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपको चाहिए होंगे, आप सोचोगे सर ये क्वेश्चन बहुत सारे नहीं बने, हम कोई कहाँ से पढ़ें, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर जाके मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स आप देख सकते हो, तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो सर लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है, आप तो मुझे नोट्स प्रोवाइड कर दो, वी नीड नोट्स। ओके, सो वी प्रोवाइड हैंड रिटन नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, आप उनको ऑर्डर कर सकते हो। कैसे ऑर्डर करना है? कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन, यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप अस और कॉल अस, विल गिव यू द डिटेल्स रिगार्डिंग आवर नोट्स। ओके, अगर आप यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से बेस्ट कंटेंट मिले, कहाँ से पर्सनल गाइडेंस मिले, तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको यूपीएससी से लेके हर एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, प्लस नोट्स। तो
तो व्हाट्सएप करोगे, वहाँ पर हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर में क्वेश्चंस बने होंगे, नहीं भी बने होंगे तो सीखने को मिला होगा। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट हो जाएगी, तुरंत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो। इस तरह के इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं जहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो ऐसे वीडियोज़ को लाइक करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें लोग समझें कि ऐसे वीडियोज़ ही स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो पढ़ रहे हैं उनको भेजें कि इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन को इस तरह प्रिपरेशन करनी है। उनको भी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के ग्रुपों में शेयर करें, जहाँ पे आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस किस तरह आ रहे हैं और प्रिपरेशन किस तरह करनी है। ओके, कोई डाउट करी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।